अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पास पेपर से हमारे पास है 1 वेबर इज इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग को पता है वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होती है बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो बी क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ए हमारे पास यह है वेक्टर एरिया। ठीक है, तो वेबर हमारे पास एसआई यूनिट है, और ये जो इसके साथ आप मैक्सवेल साथ में लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास बराबर होती है 1 वेबर इज इक्वल 10⁻⁸ मैक्सवेल। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरे इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी याद रख लें कि M L2T-2 A इनवर्स। दूसरी बात यह है कि फ्लक्स को हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ वेबर, जबकि फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो यूनिट है वो टेस्ला है। ठीक है, एसआई के अंदर टेस्ला है और सीजीएस के अंदर गाज है। ये एमसीक्यू भी याद रखें, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, अक्सर एमसीक्यू भी आ जाती है, तो उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाज, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, 10⁻⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। अब हमारे पास ये एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, यानी कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगी, कौन से एंगल पे मिनिमम होगी। तो ये आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, यानी जब हमारे पास एंगल क्या हो, एंगल क्या हो, 90 हो। ठीक है, लेकिन आप इधर सोच रहे होंगे इधर तो जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जीरो जो है ना, ये इस वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, आपने दो चीज याद रखनी है। फ्लक्स कब हमारे पास मैक्सिमम होगी? जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगी टू द फील्ड, यानी एरिया के मुताबिक। ठीक है, एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी उनके बीच में एंगल 90 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। क्या है? वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया नहीं है, वेक्टर एरिया। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये हमारे पास है फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया है। तो अगर आप देख ले कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज 90, लेकिन जो वेक्टर एरिया है यानी दिस वन, और ये किस तरीके से है? इस तरीके से है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस रास्ते में है, इसी लाइन पे है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 0 डिग्री। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि वैसे तो इनके बीच में एंगल, अगर परपेंडिकुलर का लफ्ज हम यूज कर रहे हैं तो एंगल तो 90 बनती है। ठीक है, लेकिन ये एंगल तो सरफेस और फील्ड के बीच में है। लेकिन जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक ये है कि हमारे पास जो एंगल बन रही है दैट इज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो अगर हमारे पास जीरो एंगल होगी तो हमारे पास cos जीरो किस चीज के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो प्लस हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा? बी ए के बराबर हो जाएगा। और अगर हम cos को 90 के पुट करें तो 90 cos 90 किस चीज के बराबर होती है? जीरो। तो प्लस हमारे पास क्या होगा? मिनिमम होगा, जीरो होगी। ठीक है, अच्छा जीरो प्लस को आप देख ले अभी। तो अगर आप देख ले कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास क्या है? जीरो है। लेकिन हमने तो सरफेस एरिया के साथ नहीं करना, हमने तो वेक्टर के साथ करना है। तो वेक्टर और सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 90, एंड cos 90 इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास पेपर से हैं। टू वेक्टर्स ईच विद मैग्नीट्यूड f1 इज इक्वल टू f, f2 इज इक्वल टू f, यानी दोनों जो फोर्सेस है उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, लेट्स से ये भी हमारे पास क्या है? 9 है, ये भी हमारे पास 9 न्यूटन है। ठीक है, अब देयर रिजल्टेंट इज आल्सो f, यानी इसका जो रिजल्टेंट बन रही है वो भी हमारे पास लेट्स से 90 न्यूटन है। द एंगल बिटवीन देम विल बी, ये हम मशहूर एमसीक्यू है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू मौजूद है, और ये बार बार रिपीट भी होता है डिफरेंट टेस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा 3 एमसीक्यू मैं आपको इस हवाले से दूंगा, ये वेक्टर्स के हवाले से। ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना भी सीखे ना।
रिजल्टेंट वेक्टर जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वेयर। ए मीन्स पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ठीक है, अब सिंपल इसमें ए क्या है, f1 है, f1 की जगह आप f पुट करें। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने, फिर f2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, सारा चीज़ आपने कर दिया। एंड पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल गया। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यू क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं, गौर से सुन ले। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट से हमने कहा कि f1 है प्लस f2 है। ठीक है, अब दो वेक्टर इसकी जो सम है दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ठीक है, अगर इन दोनों के हम मैग्नीट्यूड ऐड करें तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के। स्टेटमेंट को दोबारा सुने, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, f1 f2 में एंगल क्या होगा, द एंगल विल बी जीरो। लेट्स से कैसे, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर f1 का नाम दिया, दूसरा वेक्टर हम इसी से ड्रा करेंगे ना आगे, तो ये f2 हो गया। अब हमारे पास वो कौन सा कंडीशन है कि जिसमें अगर f1 f2 को मैं ऐड करूं, अब ये तो आपको पता है ना कि वेक्टर हम किस तरीके से ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हम ऐसे ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो टेल है वो टेल से लगे अब दी फर्स्ट वेक्टर, और जो हेड है वो हेड से लगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा करूंगा तो मैं तो इसी के ऊपर इसको ड्रा करूंगा ना। ठीक है, अगर आपको याद हो, लेट्स से ये हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट तो ऐसी ड्रा होती है ना, हेड टू हेड विद टेल टू टेल। ठीक है, तो अब ये टेल टू टेल और हेड टू हेड आ गया। ठीक है, तो आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में f1 f2 और रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल है, जीरो एंगल है। ठीक है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं, कैसे, वही सेम फार्मूला आप लगा दे, सिंपल ड्रा हुआ है, आप एंड पे देख रिजल्ट हमारे पास क्या है, जीरो एंगल बन गया। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यू ये हो गए। अब आप लेके आपके साथ में ना एक समरी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी एमसीक्यू आएगी, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी रट्टी होगी ना, आपके दिमाग में बैठी होगी, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट में क्या बोली जा रही है, आपने सिंपल एंगल उधर वही लगानी है। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि दो वेक्टर्स हैं और उसका रिजल्टेंट है 2f, क्या है, 2f, यानी दो फोर्सेज हैं, f1 है और f2 है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, लेट से f1 की जगह आप मैं छोड़ दे, आप इसको f कंसिडर करें, 2f बन गया इसका रिजल्टेंट, जो पिछला हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, द सम ऑफ दीज टू, तो एंगल आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है कि लेट से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं f1 एंड f2, अब इनके जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्स। ठीक है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, किधर गया ये वाला। ठीक है, कि हमारे पास f1 किस चीज के बराबर है, f के बराबर है, f2 भी f के बराबर है, और जो रिजल्टेंट f है वो भी f के बराबर है। ठीक है, 9 न्यूटन ये भी है, 9 ये भी है, 9 ये भी है, तो हमने क्या पढ़ा कि एंगल कितनी है, 180। सही है, तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है कि दो फोर्सेस है, लेट्स से f1 है f2 है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एंगल क्या है, 180 है। ठीक है, तो ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और साथ में ये दो भी कभी कभार पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास दो फोर्सेज है और उसका रिजल्टेंट हमारे पास किसकी बराबर है, अंडर रूट 3f के बराबर है, तो एंगल क्या होगी, 60 होगी। अगर अंडर रूट 2f है तो 60 तो एंगल हमारे पास क्या होगी, 90 होगी। ठीक है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, if the radius of the circle is double while keeping the frequency constant, the angular frequency will be। अक्सर आप लोगों को इस तरीके के एमसीक्यू में ट्रैप कर दिया जाता है।
क्यों? अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर से ओमेगा को फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि उसमें आर है तो स्टूडेंट कहते हैं इधर आर आया हुआ है, तो हम आर को अगर डबल कर देंगे तो ओमेगा ये हो जाएगा, अगर हाफ कर देंगे ये हो जाएगा। नहीं भाई, ये आर जो है इसका रिलेशनशिप है लीनियर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, याद रखिए, उसका रेडियस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियस चेंज करने से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस तरीके से कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि लेट से हमारे पास एक वायर है और हमने उसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी है और एरिया हमने हाफ कर दी है, तो बताइए इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है। तो रिमेंबर, resistivity does not depend upon the length, area or radius. Resistivity only depend upon the nature of the material. For example, अगर एक वायर है वो कॉपर से बनी है, तो अगर मैं लेंथ उसकी इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, क्या वो कॉपर से सिल्वर बन सकती है? नेवर। उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से कभी कभार जो स्पीड है और प्रेशर है उसके बीच में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर हम प्रेशर को डबल करें तो क्या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ लेना देना नहीं है। एमसीक्यू आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में याद रखनी है कि फार्मूला, बेशक फार्मूले के अंदर वो फैक्टर मौजूद होगा, लेकिन जब उसको आप ड्राइव करते हैं, उस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर वो चीज़ उसमें नहीं रह जाती, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो कुछ एक्सेप्शंस है फिजिक्स के फार्मूलाज के अंदर या बाकी जगहों पे, उसको आपने ज़हन में याद रखना है। कभी कभार आपको एमसीक्यू आ जाते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। If the current is 2 ampere in the coil of 100 turns and the magnetic flux is 5 into 10 to power minus 5 Weber, what will be the magnetic energy stored in the coil? ये भी आपके पास पेपर का एक एमसीक्यू है। इसमें जो जो डेटा आपको मेंशन है उसको आपने जहन में याद रखना है। अच्छा, अब इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपको एनर्जी स्टोर का पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल हमारे पास क्या है? इंडक्टेंस है, ठीक है। अब एल को हम, हमारे पास जो न्यूमेरिकल गिवन है उसमें इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले एल को फाइंड आउट करेंगे। तो एल इज इक्वल टू एन प्लस डिवाइडेड बाई आई। आई इज करंट, तो हमने फार्मूले पे पुटिंग कर दी, यू अपनी जगह आ गया, हाफ अपनी जगह आ गया और एल की जगह ये पुट कर दी और आई स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये आई जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, तो हाफ एन प्लस आई। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन था, फ्लक्स हमारे पास था 5 इंटू 10⁻⁵, 2 हमारे पास आ गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 100 के 2 से पर इसके साथ कैंसिल हो गए, तो 5 इंटू 10⁻³ हमारे पास आंसर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। फिजिक्स के अंदर ये एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये जो एमसीक्यू मैंने डिस्कस की ये फर्स्ट पेपर से है, लास्ट ईयर आया हुआ था, ठीक है। If two bodies have the same velocity but one is heavier and one is lighter, which one has the greatest momentum? ये जो एमसीक्यूज है ना, कौन कौन से? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इस पे खामखा एमसीक्यू आते हैं, खामखा आते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर दिए, और जो जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो सारे इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी भी आप लोग इस पे एमसीक्यूज ढूंढे और सॉल्व करें आपके बुक के अंदर जिधर जिधर एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, टू बॉडीज हैं, वेलोसिटी क्या है? सेम है, एक का मास ज्यादा है एक का कम है। मोमेंटम, तो अब मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अब वेलोसिटी सेम है तो उसको आप कैंसिल आउट कर ले, तो मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक हो गया। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? द हेवियर वन। आंसर इज हेवियर बॉडी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा एफएनएस का कोर्स है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी?
तो सबसे पहले एफएनएस कोर्स के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी फॉर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसके साथ आप लोगों को पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप लोगों को इस सेशन में कवर की जाएगी। साथ में आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी और हर टेस्ट पे टाइमर लगा होगा। अब ये किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, उधर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा वेबसाइट का विज़िट करा दूँ, तो ये मैंने वर्बल जो कोर्स है वो मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अंदर इस तरीके से आप लोगों के क्विज़ेज़ होंगे। ये जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट सीरीज़ इससे अलग होता है। लेट्स से मैं एक आपके सामने एक ओपन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ होता है। तो ये मैंने एक क्विज़ आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है और इसके ऊपर ये टाइमर आप लोग देख सकते हैं कि लगा हुआ है। अब ये किस तरीके से होता है, लेट्स ओपन इट। आप लोग देख सकते हैं कि इधर आप लोगों के पास प्रॉपर टाइमर लगा होता है ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। आप लोग के पास ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करनी होती है और आप लोगों इससे ये होता है ना कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने कभी इस तरीके से वेबसाइट वगैरह यूज़ नहीं किया, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के एक्चुअल टेस्ट में भी इस तरीके से 3 बटन्स होंगे, स्किप का होगा, नेक्स्ट का होगा और एक प्रीवियस का होगा, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ तो आप लोग के पास प्रीवियस का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो इससे आप आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उसको इधर से स्किप भी कर सकते हैं। जो आप स्किप करेंगे वो आप लोगों के पास इधर अनअटेम्प्टेड में आएगा और एट द एंड ऑफ द सेशन उसको आप फिर उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ तो ख़त्म तो खैर नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट चलो मैं इधर से ये सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद ये नहीं है कि बस आप लोगों ने सबमिट कर दिया, अब इसका प्रॉपर एक आप लोगों के पास रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और ये टेस्ट इस कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट इनरोल है उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया और आपका पोजीशन क्या है, ये आपके पास समरी आ गई। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप लोगों के ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा और इधर ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से अब हम क्या करते हैं, रिव्यू क्विज करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे कौन से एमसीक्यू हमने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, कौन से हमारे करेक्ट है। ये एमसीक्यू हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऊपर आपके पास ये ओवरऑल स्कोर आ गया, करेक्ट आंसर आपके आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था, जो अनअटेम्प्टेड है उसके अनअटेम्प्टेड आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने गलत किए हुए हैं वो आपके पास, अब ये क्वेश्चन हमने किया था ये करेक्ट था तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये आपके पास लीडर बोर्ड है, अगर लीडर बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि ये टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये टेस्ट जितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया होगा आप लोगों को उसके नाम और कितनी दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है और उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएगी और ये आपका पोजीशन है सबसे बॉटम पे, क्योंकि मैंने तो अटैम्प्ट नहीं करना था, वैसे ही दिखाना था। तो आप लोग को अपनी पोजीशन भी दिख जाएगी, ठीक है। अब लेट से मैं कोई इसमें एक और जो है टेस्ट अटैम्प्ट कर देता हूँ। अच्छा ये एक छोटा सा क्विज़ है ताकि मैं इसको बस जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें से एक एमसीक्यू मैंने स्किप किया था, ठीक है, वो मेरे पास ये आ गया। तो जब मैं आप लोग का जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें भी इस तरह साइड पे एक बॉक्स बना होगा, जो आप लोगों ने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे वो इधर आएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो वो एमसीक्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको आप क्लिक कर दें, ये सारे आपके पास अटेम्प्ट हो गए। अब इस क्विज को आप सबमिट कर ले, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाऊं तो जितने स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो इस दफ़ा हमने थोड़ी सी तरक्की कर दी, ऊपर आ गए, ठीक है। और हमसे भी कमज़ोर बंदे हैं। तो टॉप पे अगर हम देखें तो इस टॉपर है सुहेल अहमद। बाकी ये एफएनएस का कोर्स है तो सारे फीमेल्स के ही नाम है। तो चलो ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन आ गई, आपको सारा पता भी चल जाएगा, थोड़ी सी कंपटीशन का भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है और जो आप लोग के साथ कोर्स में जो स्टूडेंट इनरोल है तो उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आप लोगों से मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे, आप लोग की प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी तरीके से होंगी। आप देख सकते हैं एफएनएस का कोर्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों की सारी तैयारी होगी और लेक्चर्स भी आपके इसी वेबसाइट के ऊपर होंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान के तमाम एसआरसीज़ के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ कवर कराएंगे और ये एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न होगा और जो टाइम होगा
वो आपके एक्चुअल टेस्ट के मुताबिक ही होगा। जैसे आपके एक्चुअल टेस्ट, लेट से हम मिसाल लेते हैं वर्बल है, तो वर्बल में आपके 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें भी आपके 84 एमसीक्यूज और 30 मिनट का टाइम होगा। इसके साथ हम आपको इंटरव्यू की तैयारी, मेंटोरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारे इस कोर्स का, कि हम आपको हर एक स्टेप पे सही तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि अगर सही गाइडेंस ना हो और सही सपोर्ट ना हो तो आप लोगों का आगे जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा अपने कोर्स रिलेटेड या वैसी कोई क्वेश्चन है, आप उधर भी पूछ सकते हैं और पर्सनल में भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका कोर्स जो कि एएफएनएस के लिए हमने बनाया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 30 स्टूडेंट्स एएफएनएस में सेलेक्ट हो चुकी हैं। हमारे इस कोर्स की जो फीस है वो है 10,000, बट इस टाइम डिस्काउंटेड फ़ी में आपको 6,000 का मिल जाएगा। ठीक है। बट उससे पहले, कोर्स ज्वाइन करने से पहले, आप हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे ज़रूर देख लें। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डेमो लेक्चर्स की, वो आप ज़रूर देख लें और उसके बाद फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें इन ऑर्डर टू ज्वाइन आवर कोर्स। दूसरा एमसीक्यू इस पे आता है कि एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, मोमेंटम दोनों का सेम है, विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब इधर हमारे पास रिलेशनशिप है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला है के हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पी क्या है, मोमेंटम है, और एम मास है, ठीक है। अब हमारे पास आप देख ले कि मोमेंटम सेम है, तो जब मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशनशिप है विद मास, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, या हम इस तरह कह ले, जिसकी मास कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जिसकी मास कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, द लाइटर बॉडी हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला किधर से आ गया, तो लेट्स इसको डिराइव कर देते हैं। हमारे पास आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और मोमेंटम आपको पता है किस चीज़ के बराबर है, एम वी के बराबर है। तो अगर मैं इस एम वी को लिखूँ एम वी इंटू वी, लिख सकता हूँ, यस। एम वी की जगह मैं मोमेंटम पुट कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसको मैं वो कर लूँ, एम की जगह मैंने पुट कर दिया पी और साथ में वी पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, सही है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टू, ये लिख सकता हूँ, यस। अब ये आप लोग के पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इसमें मास इंक्लूड करना है, अगर आप लोगों ने इसमें मास इंक्लूड करना है, तो आप लोग इसको एक और तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। आप इसी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय एम कर ले, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम स्क्वेयर किधर से आ गया, ये एम मैंने इस एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये एम जो रह गया था ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास आप लोगों को पता है कि एम हमारे पास किस एम वी किस चीज के बराबर है, मोमेंटम। तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर किस चीज के बराबर हो जाएगी, मोमेंटम स्क्वेयर के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब जो हम अभी पिछले स्लाइड पे जो इक्वेशन हमने पढ़ा था वो इसी जगह से इस तरीके से डिराइव हो जाता है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर डिवाइड बाय एम। अब इससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करें या सिंपल मोमेंटम को डिराइव करें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर, और दोनों साइड पे अगर मैं m को मल्टीप्लाई कर दूं तो m इधर से कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इधर हमारे पास m इधर आ जाएगी, ठीक है। हाफ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर मैं ये टू इधर से कैंसिल कर दूं तो मैं इधर से टू मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। तो इधर से ख़त्म हो जाएगी, और इस साइड पे जो मैंने टू मल्टीप्लाई कर दिया वो हमारे पास आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो हमारे पास
ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो है 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये फार्मूला हमारे पास इधर मेंशन है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कर दी। अब दूसरा एमसीक्यू बल्कि तीसरा एमसीक्यू जो आता है वो ये है कि टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg 9 kg have the same kinetic energy, the ratio of their linear momentum is। देखिए, आप लोगों ने कौन सा फार्मूला किधर यूज करना है ये आपने क्वेश्चन को देखना है, ये नहीं कि आप किसी भी जगह कोई भी फार्मूला यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि कौन सा फार्मूला किधर यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फार्मूलाज आपको याद होंगे, शॉर्टकट्स आपको याद होंगे, लेकिन कौन सी शॉर्टकट किधर यूज़ करनी है ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। ठीक है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर मोमेंटम है, मास है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हो? तो अभी जो हमने फार्मूला डिराइव की इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास मास और मोमेंटम के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? अंडर द रूट का। सही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन अंडर रूट का। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसको हमने बस उड़ा दिया, टू भी कांस्टेंट है इसको भी उड़ा दिया, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एम। ठीक है, अब मास हमारे पास इसका हम रेशियो ले लें तो m1 बाय m2 हो गया। ठीक है, m1 कितना है? 1 है, या रेशो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और इधर 9 है, तो दोनों का अंडर रूट अगर आप ले लें तो हमारे पास बन जाएगा 1:3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा जी, और इसका शॉर्टकट क्या है? अगर इस तरीके से आपको आ गया तो आप ये शॉर्टकट याद रखें, P1 बाई P2 इज इक्वल टू अंडर द रूट m1 बाय m2। सही है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम और मास के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन अंडर रूट का। ठीक है।